बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। 26 अक्टूबर पाकिस्तान में इतवार की सुबह और सबसे पहले काउंटडाउन 34 डेज टू गो। 34 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। आपके सामने बार बार अर्ज रख रहा हूं कि बाकी मानदा दिन मुश्किल होंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, फील्ड मार्शल के लिए, इस खित्ते के लिए और इस निज़ाम के लिए। आज की जो पहली खबर और तबसरा है वो इसी में से निकलता है, तो आप अपने सीट बेल्ट बांध दीजिए, कुछ बड़ा होने जा रहा है। आप सबको ये तो पता ही है कि 1 नवंबर को पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन होने जा रहे हैं। आप सबको ये भी पता होगा कि तकरीबन 75 नशिस्तों पर ये इलेक्शन होने हैं, और ये जब इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर अगले 2, 3, 4 साल ये मुल्की सियासत के ऊपर पंजाब बार काउंसिल गहरा असर छोड़ती है। इस पर पंजाब बार काउंसिल ही नहीं, दूसरी जो बार्स हैं उनकी काउंसिल्स के भी इलेक्शन होने, जैसे सिंध बार, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान। लेकिन पंजाब बार काउंसिल जो है वो सबसे ज़्यादा असरअंदाज होती है, ज़ाहिर है अपने नंबर से और अपने साइज़ के एतबार से। इसके बाद इसी ने असरअंदाज होना है पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शंस के ऊपर भी। अब आप कहेंगे ये मैंने किस तरफ मामले को मोड़ दिया है, तो वकला की सियासत है, तो सीट बेल्ट आप सबको क्यों बंधवा दिए? इसलिए बंधवाए हैं कि अब खबर ये आ रही है कि फील्ड मार्शल साहब और उनकी रजीम जो है वो 5 नवंबर या उसके आगे पीछे 27वीं तरमीम करना चाहते हैं। अब हमने आपको डेट तो दे दी, लेकिन ऐसी डेट्स कभी भी हतमी नहीं होती, क्योंकि चूजे इकट्ठे करने होते हैं। आपको पता ही एमएनएस कैसे इकट्ठे होते हैं। इसमें बलूचिस्तान के कुछ एमएनएस, पंजाब वालों को तो वैसे ही आप कानों के पीछे लगा लगू के आईएसआई वाले, एमआई वाले ले आते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, क्योंकि वहाँ मामला पहले ही ख़राब हैं, तो वहाँ पर ज़रा फिजिकल कम होते हैं हमारे दोस्त, या इस तरह का दबाव कम डालते हैं एमआई वाले और आईएसआई वाले, तो वहाँ लेन देन होता है। मसलन अगर शाहजिन बुगटी से आपने वोट लेना है तो चपेड़े शपेड़े मारने वाला या ये डराना कि आपको थप्पड़ शप्पड़ मार देंगे या आपका ये कर देंगे वो कर देंगे, मामला ज़रा कदरे कम होता है उसका चांस, क्योंकि वहाँ पर पहले ही मामला ख़राब हैं। तो वहाँ जोड़ तोड़ ज़्यादातर होती है कि आपका फ़लाँ काम रहता है वो करवा देते हैं, आपको फ़लाँ फ़ंड दिलवा देते हैं, आपके फ़लाँ पैसे रहते हैं, आपके यहाँ फ़लाँ डेवलपमेंट करा देते हैं। तो जोड़ तोड़ करने में हो सकता है ये 5 जो है ये 10 में चली जाए, 12 में चली जाए, 15 चली जाए। लेकिन ये तो आप समझ सकते हैं कि फील्ड मार्शल साहब की जो एक्सटेंशन है 29 नवंबर, उससे पहले पहले कोशिश है ये करवाने की। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये प्लान पूरे का पूरा उलट हो जाए और फील्ड मार्शल अपनी एक्सटेंशन के बाद इसे करना चाहे। इसलिए कल को आपने हमें नहीं पकड़ना कि आपने तो 5 की तारीख दी थी तो ये 5 को नहीं हुआ। 5 का प्लान है, 5 का नून लीग को भी बता दिया गया है और पीपल्स पार्टी को भी बता दिया गया है कि अपने अपने चूजे जो हैं उनको वापस बुलाएं मुल्क में और तैयारी शुरू करें। हमने 27वीं तरमीम पास करवानी है। अब आप कहेंगे ये इतना क्लोज क्यों किया गया? ये क्लोज करवाने में भी नून लीग का और नवाज शरीफ का हाथ है। फील्ड मार्शल तो ये 27वीं तरमीम पहले ही करवाना चाहते थे, लेकिन नून लीग के आजम नज़ीर तारड़ और दूसरों ने कहा कि अगर हम पहले कर लेंगे तो कहीं इलेक्शन में हम ना हार जाएं, तो पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन हो लेने दें। असल एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं। पंजाब बार काउंसिल तो चले है ही है, लेकिन नून लीग नहीं चाहती कि 27वीं तरमीम हो। अंदर से शायद पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती, क्योंकि एनएफसी का मामला भी दोबारा डिसाइड होगा और ये जो सूबों के पास इतना माल पानी गया हुआ है, ये खींचकर वापस हाफिज साहब लाना चाहते हैं वफाक के पास। तो ये जो लगियां ने मौजा, मतलब कि उधर सिंध में अरबों रुपया, हजार अरब, 1200 अरब जो है वो उड़ा देते हैं ये साल में, वो फिर दोनों पार्टियों की मौजें खत्म हो जाएंगी। तो एनएफसी जो है वो उनकी लाइफ लाइन है, पीपल्स पार्टी की भी और नून लीग की भी, नून लीग से ज्यादा पीपल्स पार्टी की। उसकी वजह यह है कि नून तो यह समझती है कि जरा से फेयर इलेक्शन हुए तो उनका तो कोई चांस नहीं है। पीपल्स पार्टी गालिबन अभी भी यह ख्याल करती है कि सूबे में हमें हुकूमत दोबारा भी मिल सकती है, तो इसलिए उनको लगता है कि एनएफसी में जो सिंध का हिस्सा है अगर वो वापस वफाक को चला गया, जैसे पहले अरेंजमेंट होता था, याद होगा आपको, तो फिर उन हालात में हमने जो इतना माल पानी खाना है वो कहां से हमारे हाथ आएगा। तो इसलिए पीपल्स पार्टी भी अंदर से नहीं चाहती, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो मामलात हैं वो इतने दगरगू हैं कि वो इनकार नहीं कर सकेंगे। खैर, इनकार तो नून लीग भी नहीं कर सकेगी, लेकिन नून लीग ने फील्डिंग सेट की थी, ये बहाना चूज किया पंजाब बार काउंसिल्स के इलेक्शन का, तो वो मामले को करीब ले आए हैं। अब 1 नवंबर को ये इलेक्शन हो जाने हैं पंजाब बार काउंसिल के, और उसके बाद कोई बहाना रह नहीं जाना। जो हमारे पास इत्तलात हमारे जराए दे रहे हैं कि 5 नवंबर की डेट है, लेकिन मैं अगर आपको अपना तज्जिया दूं तो ये 5 को शायद ना हो, 1-2 दिन आगे पीछे इसमें हो सकते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। और ये भी हो सकता है कि फील्ड मार्शल को लगे कि ये पार्टियां अंदर से बिगड़ी हुई हैं, मुझे डिच ना करें, तो वो इनसे पहले एक्सटेंशन लें और फिर एक्सटेंशन के बाद ये करवाएं। लेकिन ज्यादा चांसेस मेरे ख्याल में यही हैं कि ये 5 के इर्द गिर्द अब 27वीं तरमीम जो है उसको ले आएंगे और करवाएंगे, और उसमें बहुत सारी चीजें हैं उन पर कभी दोबारा डिस्कस करेंगे।
کریں گے, ابھی اس کے بارے میں ہم بھی انفارمیشن لے رہے ہیں, لیکن تقریباً سب سے پہلے ہی ہم آپ کے سامنے یہ خبر رکھ رہے ہیں, یہ آج کی ڈیٹ نوٹ کر لیجئے گا کہ ہم آپ کے سامنے یہ 26 اکتوبر کو خبر رکھ رہے ہیں کہ 5 کے ارد گرد اب یہ پلاننگ کر رہے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے اب چوزوں کو اکٹھا کرنا آہستہ آہستہ شروع کریں گے. اب دوسری طرف ایک اور تیاری شروع ہو گئی ہے, جس سے آپ کو نظر آئے گا کہ 27ویں ترمیم ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی نے بھی بڑی ہی انٹرسٹنگ تیاری کر رکھی ہے. سب سے پہلا کام تو اب کشمیر کے اندر جو ہے وہ حکومت چینج کرنے جا رہے ہیں. اب پیپلز پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ جو وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے انوار الحق, ان کے خلاف وہ عدم اعتماد لا رہے ہیں. یہ شبیر ڈار صاحب کی یہ سٹوری ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. شبیر ڈار یہ بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہے, اور شبیر ڈار کے یہ ذرائع بھی بتاتے ہیں کہ نون بھی اندر سے انہیں سپورٹ کر رہی ہے. اب نہ بیچاری پیپلز پارٹی مرضی سے وہاں عدم اعتماد لا سکتی ہے اور نہ نون سپورٹ کر سکتی ہے. آپ کو پتا ہے بلوچستان ہو یا آزاد کشمیر ہو یا گلگت بلتستان ہو, یہاں پر چودھری صاحب ہی چاہتے ہیں کہ ہم ہی حکومتیں بنائیں اور ہم ہی گرائیں, اور 95% وہی کرتے ہیں انلیس کہ کوئی اور معاملہ ہو. تو یہاں کی حکومتوں کے اندر اسی لیے تو کشمیر کے اندر کرائسس کھڑا ہوا تھا حال ہی میں, اور کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی ایم آئی تھی اور پھر آئی ایس آئی نے بڑی مشکل سے اس کو سنبھالا. اس موضوع پر کسی دن پھر بات کریں گے, لیکن فی الحال یہ کہ اصل میں یہ عدم اعتماد چودھری صاحب کروا رہے ہیں. اب کیوں کروا رہے ہیں؟ کروا اس لیے رہے ہیں کہ تیاری کی جا رہی ہے نون لیگ کو گٹھے لگانے کی, نکر میں لگانے کی, پیپلز پارٹی کو ڈرائیونگ سیٹ پر لانے کی, یا دوسرے لفظوں میں پیپلز پارٹی کو لالی پاپ دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کو آزاد کشمیر میں حکومت دیتے ہیں تو آپ آئیں ذرا 27ویں ترمیم تو کروائیں. اب یہ جو عدم اعتماد ہے اس کی دوسری وجہ اور بھی ہو سکتی ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو انوار الحق صاحب کے بھائی ہیں لیفٹنٹ جنرل اکرام الحق, وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں. اب آپ کہیں گے کیا وہ کل ریٹائرڈ ہوئے ہیں جو اس وجہ سے ہو رہا ہے؟ نہیں, کل نہیں ریٹائرڈ ہوئے تو انہیں کافی عرصہ ہو گیا ہے, لیکن ظاہر ہے جب آپ ریٹائرڈ ہوتے ہیں تھوڑی دیر تو آپ کا امپیکٹ رہتا ہے, پھر رفتہ آپ کا امپیکٹ ختم ہوتا جاتا ہے. میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا نا کہ کوئی اون نہیں کرتا, یہ ایک دوسرے کو بھی اون نہیں کرتے, اپنے باس کو بھی اون نہیں کرتے, اپنے ساتھیوں کو بھی اون نہیں کرتے جیسے ہی وقت گزر جاتا ہے. تو اب لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ اکرام الحق جو کہ اس وقت کے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم انوار الحق کے بھائی ہیں, وہ کیونکہ عرصہ پہلے ریٹائرڈ ہو چکے, ان کا اب امپیکٹ بھی دھواں ہو چکا, تو اس لیے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ ان کے گریبان پہ اب ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے. اس کے بعد طلال چودھری صاحب نے بیان ٹھوکا ہے کہ مسلم لیگ نون کو وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کی حمایت سے بدنامی کے سوا کچھ نہیں ملا. تو یہاں سے آپ سمجھ لیں کہ نون بھی ساتھ ہے, پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہے, تو لگ رہا ہے کہ انوار الحق صاحب کا جانا ٹھہر گیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں چودھری صاحب انوار الحق صاحب کو بدلنا چاہتے ہیں. اب ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیے, میں نے آپ کو ایک جملہ کہا کہ یہ سارا کیوس جو آزاد کشمیر کے اندر کروایا تھا یہ ایم آئی نے کروایا تھا, اور لاسٹ منٹ پر جو آئی ایس آئی تھی اس نے شور مچایا کہ یہ تو حالات انہوں نے زیادہ خراب کر دیے, اور پھر یہ جتنے پولیٹیشین وہاں گئے تھے, راجہ پرویز اشرف اور دوسرے تمام, انہیں آئی ایس آئی اور ڈی جی سی لے کر گئے تھے. جی ہاں, اور ایم آئی نے یہ سب کچھ کیوں کروایا تھا؟ اسی کام کے لیے کروایا تھا, کیونکہ ایم آئی اس وقت وہ بازو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جس کو وہ زیادہ استعمال کر رہے ہیں منورنگ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے پاکستان کے اندر. آئی ایس آئی اپنے آپ کو ڈپرائیوڈ فیل کرتی ہے, ایلینیٹڈ فیل کرتی ہے, اپنے آپ کو کمزور فیل کرتی ہے اس وقت, کیونکہ جو ایم آئی ہے ملٹری انٹیلیجنس ہے اس کو فیلڈ مارشل زیادہ فعال بھی بنا رہے ہیں اور زیادہ استعمال بھی کر رہے ہیں. تو یہ تو آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ ایم آئی نے یہ سارا جو کیوس کھڑا کیا تھا یہ اس لیے کیا تھا کہ آزاد کشمیر میں پرائم منسٹر کو بدلنا تھا. اس وقت تو نہ بدلا جا سکا, لیکن اس میں سے انہوں نے جو انڈے میں سے اب بچہ نکالا ہے وہ انوار الحق صاحب کا ڈپارچر ہے. تو یہ ایم آئی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اما پر پہلے سے طے کر دیا ہوا ہے, اس لیے اب ان کا جانا ٹھہر گیا. تو اب یہ آپ کو سمجھ آ گئی. اب اس میں ایک اور چیز بھی بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہاں پر پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آ جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی 27ویں ترمیم ہو گئی تو یہ بھی ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ واقعہ ہی لڑ پڑے. اصل والا اصل والا نہیں, لیکن 2-3 سال کے لیے لڑ پڑے, اور پیپلز پارٹی کو پھر فیڈرل گورنمنٹ دے دی جائے اور نون لیگ کو فارغ کر دیا جائے. لیکن کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کے دل کے اندر کیا ہے وہ کسی کو نہیں پتا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کی پیپلز پارٹی اور نون دونوں کی چھٹی کروا دیں اور اوپر جو ہے وہ محسن نقوی اور دوسرے آ جائیں. لیکن کہنے والے یہ ضرور کہتے ہیں کہ کسی صورت بھی نون لیگ کے اچھے دن آتے ہوئے آنے والے دنوں میں نظر نہیں آتے, ماں سوائے اگر جو پنجاب کی رانی ہے وہ کوئی ایسی حرکت کریں یا وہ کوئی ایسا جادو چلائیں, کیونکہ جادو تو ان کا سر چڑھ کے بول رہا ہے, تو وہ کوئی ایسا جادو چلائیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کی بالکل لوگ پتھر کے بن جائیں, ان کے دل دماغ پتھر کے بن جائیں, اسپیشلی فیلڈ مارشل صاحب, تو پھر کچھ ان کے لیے آسانی ہو تو ہو. لیکن جو اس وقت بساط لگی ہوئی ہے ساری, اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ
नून लीग तो बेचारी ठुक गई, मतलब उनके लिए तो मामलात खराब हो गए। पीपल्स पार्टी के अभी भी चांस है और मोहसिन नकवी और पीपल्स पार्टी का टास्क होगा कि किसको, ये टॉस जो होगा कि किसको फ्रंट सीट पर रखना है। वैसे उनमें से कोई भी आ जाए, बिलावल आ जाए या मोहसिन नकवी आ जाए, दोनों जरदारी साहब के बेटे ही हैं, एक मुंह बोला बेटा है और एक उनके अपने बायोलॉजिकल सन है। तो इसलिए मामलात पीपल्स पार्टी के लिए जो है वो ठीक लग रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट शख्सियत है, नाम मैं नहीं लूंगा, 8 फरवरी के इलेक्शन में उन्होंने बहुत ही अहम किरदार अदा किया हुआ है फील्ड मार्शल साहब को इस पूरी रजीम के ऊपर कब्जा दिलवाने का। उन शख्सियत को अब नैब में भेजने का फैसला किया जा रहा है। अब पता नहीं भेजा जाता है कि नहीं, क्योंकि वो शख्सियत एक और बड़ा ओहदा भी इससे पहले मांगती थी लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। अच्छा, आप कहेंगे मैं नाम क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि जिस शख्सियत ने मुझे खबर दी है ये उनके लिए मसला हो सकता है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा। इसलिए अब इस वक्त सोची जा रही है फील्ड मार्शल के कैंप में कि वो जो शख्सियत है उसे वहां से निकाल के, एक बहुत ही बड़े आईनी ओहदे पर हैं वो, वहां से निकाल कर उन्हें प्लेस कर दिया जाए नैब के अंदर, नैब के चेयरमैन के तौर पर। और इससे क्या होगा, इससे फिर सारे सियासतदान, सारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो उनके कंट्रोल के नीचे आ जाएगी। इस तरह वो तो फील्ड मार्शल के पक्के आदमी है, तो फील्ड मार्शल एक और मोहरा दुरुस्त जगह पर लगा देंगे। अब इसको भी जरा लिख लीजिए, सारी चीजें लिखा करें। लिखने का मतलब ये नहीं कि पेपर पे लिखना है, दिलो दिमाग पे लिखा करें। जब 5-7 दिन के बाद वो डेवलपमेंट हो जाती है, मैं आपको याद करवाऊं तो आपको याद हो कि ये 26 तारीख को मैंने आपसे ये चीजें शेयर की थी। अब जरा आगे चलते हैं। अब इसके साथ ही ये तो जो होना है, इसके साथ ही जमात इस्लामी ने भी नया खड़ा किया है। जमात इस्लामी ने यह कहा है कि नवंबर में निजाम की तब्दीली के लिए, निजाम दीन नहीं, निजाम की तब्दीली के लिए हम मुल्क गिर तहरीक शुरू करेंगे। अब आपको याद करना पड़ेगा, अगर आपने लिखा हुआ है कि यह बात मैंने 2 महीने पहले आपको बताई थी, याद कीजिए, मैंने ये बात 2 महीने पहले बताई थी और मैंने आपको कहा था कि जब फील्ड मार्शल साहब की एक्सटेंशन आएगी तो ये जो चाबी वाले खिलौने हमारे हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं, जमात इस्लामी के अमीर, ये उस वक्त अवाम को सड़कों पर निकाल लेंगे। मुझे जमात इस्लामी की सीनियर लीडरशिप में से एक शख्सियत ने राब्ता करके कहा कि गिल साहब, आप इतना बदगुमानी इतनी हमारे बारे में क्यों रखते हैं, हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे नवंबर में। मैंने हंसकर उन्हें कहा कि हो सकता है आपको पता ना हो, लेकिन आप कर रहे हैं नवंबर में, क्योंकि करवाने वालों को आपकी जरूरत होगी। अब आज ही ऐलान हुआ है, मतलब आज का मतलब है कल, हफ्ते वाले दिन ये ऐलान हो गया है कि हाफिज नईमुर रहमान साहब ने ऐलान कर दिया है कि नवंबर में निजाम की तब्दीली के लिए मुल्क गिर तहरीक वो शुरू कर रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने अभी परसों ही ये स्टेटमेंट दी थी कि जर्नैलों की अकल दिमाग में नहीं छड़ी में होती है, छड़ी चली जाए तो अकल भी चली जाती है। तो इसका मतलब है कि अब जर्नैलों के पास फिलहाल छड़ी तो है, तो उसी छड़ी से उन्होंने हाफिज नईमुर रहमान साहब को हाँक कर उनसे ये ऐलान करवा दिया है अब नवंबर में वो भी तहरीक शुरू कर रहे हैं। तो इस चीज को भी जरा पल्लू के साथ बांध लीजिए ताकि आपको समझ आए कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, स्पेशली पीपल्स पार्टी के साथ। अब जरा चलते तहरीक लब्बैक के साथ, उनकी जरा खबर ले लें। ये सबसे पहले तो द इजराइल टाइम्स, जी हां, इजराइल टाइम्स में एक बहुत बड़ी खबर छपी है और ये आपको दिखा भी देते हैं। बड़ा अखबार है, मुतबर एक उनकी पब्लिकेशन है। वो कहते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आने से पाकिस्तान की सियासत बदल गई है। डायरेक्टली नाम लिख के तो ऐसे नहीं कह रहे, लेकिन कहना वो यही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत, सीधा सीधा कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत ने नया रुख ले लिया। तशद्दुद की सियासत और ऐसी पार्टियां जो इजराइल मुखालिफ हैं उनको ठोक दिया गया है। मतलब ठोक देने का मतलब आप समझ, वाकई ठोक दिया गया। ठोकना पंजाबी में कहते हैं जब किसी को आप बुलेट से हिट करते हैं, तो वाकई ठोका गया। तो उन्होंने कहा कि जो इजराइल मुखालिफ वहां लॉबीज थी उनको पहली दफा झटका गया है, उनकी सरजनिश की गई है, उनको पहली दफा सप्रेस किया गया है, उन्हें पहली दफा कंट्रोल किया गया है। तो पाकिस्तान के अंदर एक नई उमंग, नई तुरंग और एक नया एरा जो है वो शुरू हो रहा है और जाहिर है इसका क्रेडिट सारा फील्ड मार्शल साहब को है। तो अब द इजराइल टाइम्स जो है वो एक खबर दे रहा है कि पाकिस्तान में मामलात तब्दील हो गए हैं और अब एंटी इजराइल वहां पर जो पॉलिटिक्स है वो नहीं हो रही, ना ही उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, दूसरी सूरत में ना ही उसे उसकी सहूलतकारी की जा रही है। कौन है जो सहूलतकारी करता है, मेरा ख्याल आपको बताने की भी जरूरत नहीं है और इजराइल टाइम्स ने भी खुल के नहीं लिखा, लेकिन इशारा उनका जिनकी तरफ है वो आपको पता है। सिर्फ यही बात नहीं रुकी, आगे जेरूसलम टाइम्स, जो जेरूसलम टाइम है उसने भी एक खबर छापी है। जेरूसलम टाइम कहता है कि जो तहरीक लब्बैक है, जो इजराइल मुखालिफ सियासत करती थी, पुरतशद्दद मुजाहरे करती थी
उस पर पाबंदी लगा दी गई है और उसकी ठीक ठाक ठुकाई की गई है और अब उसको कलअदम करार दे दिया है। मतलब जो जेरूसलम टाइम है, जेरूसलम पोस्ट, मैंने टाइम कह दिया, माजरत, द जेरूसलम पोस्ट जो नाम है, ये भी मोतबर उनका जरीदा है, इदारा है, पब्लिकेशन है, वो कहता है कि इजराइल मुखालिफ जो जमात तहरीक लब्बैक है उसकी सरजनश, ठुकाई, उसकी मुरम्मत और उसके ऊपर पाबंदी कर दी गई है। अब जरा खूबसूरती दोबारा से देखिए, याद कीजिए, ये हमने आपके सामने तज्जिया बहुत पहले रखना शुरू किया था कि ये सब कुछ जानबूझ के किया जाएगा क्योंकि ये जो टाइमिंग थी, शर्मुल शेख और जितने लोग वहां मार दिए गए और जैसे पहले आईएसआई ने उन्हें निकाला, हम नहीं सिर्फ कह रहे, हमने तो आपको सबसे पहले बताया था, लेकिन उसके बाद इस पर ड्रॉप साइट ने भी स्टोरी की कि इनको पहले आईएसआई ने खुद से निकाला और फिर मारा। तो ये सब कुछ किया इसलिए गया था कि इजराइल को ये पैगाम दिया जाए कि ये पसंद सजना दी, खर्चा साड़ा, तो ये आपकी पसंद की वजह से सब कुछ किया जा रहा है। तो अब जिनके लिए किया है वो भी एक्नॉलेज कर रहे हैं और अब जेरूसलम पोस्ट जो है वो इस खबर को अब लगा रही है, लिख रही है, बता रही है कि ये कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। आगे चलते हैं क्योंकि पूरा तज्जिया आपको समझ आए कि मामलात चल के सिमत रहे। नजम सेठी साहब ने भी यही कहा है कि इसराइल को तस्लीम करने का मामला अब मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ तो जाहिर है पाकिस्तान ने कमिटमेंट दी हुई है, वो सीधे तो लफ्जों में नहीं कह रहे, लेकिन यही कहना चाह रहे नजम सेठी कि एक तरफ तो कमिटमेंट्स दी हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर उसकी अपोजिशन भी है। और फिर साथ ही वो तज्जिया करते हैं कि अपोजिशन मीन इसराइल की जो अपोजिशन है, जो लोग नहीं चाहते कि उसको तस्लीम किया जाए, तो वो कहते हैं कि उस अपोजिशन को इन्होंने ठोक बजा के ठीक तो कर लिया है, लेकिन फिर भी एक मुश्किल मरहला होगा और इसको अब जाहिर है बहाने शहाने बना के या बड़े वजन के साथ इस काम को किया जाएगा। लेकिन नजम सेठी एक जुमला कहते हैं कि सूनर और लेटर पाकिस्तान को फैसला करना पड़ना है इसराइल को तस्लीम करने वाला। अब इसको बहुत ज्यादा देर शायद ये डिले ना कर सकें, वो भी इशारा दे रहे हैं कि ये फैसला किसी जगह पर हो चुका है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये तो हो गई लार्जर पिक्चर जो मैंने आपके सामने रखी, जो 27वीं तरमीम से रिलेटेड, फील्ड मार्शल की अगली एक्सटेंशन से रिलेटेड जो मामलात बन रहे हैं आपके सामने रखे हैं। इन सबको जहन में रखिएगा। अगले दिनों में जो कुछ अनफोल्ड होगा उस वक्त आपने इस खादम को याद रखना है और असल में तो उन खादमों को याद रखना है जो मुझे ये खबरें देते हैं, क्रेडिट उनका है। तो आपको गाहे बगाहे हम याद करवाते रहेंगे कि ये सब कुछ आपसे पहले डिस्कस हो चुका है। अब जरा अगली खबर की तरफ चलें। हमने ये पता नहीं था कि फील्ड मार्शल साहब के पास वाकई इतनी ताकत है, लेकिन अब मानना पड़ेगा कि उनके पास ताकत है। उन्होंने एक मुर्दे को जिंदा कर दिया। जी हां, हाल ही में उनके ऑफिस की तरफ से एक लिस्ट बनाकर दी गई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को। वो नोटिफाई तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने की, लेकिन जब हमने अपने जराये से काम किया तो पता लगा कि ऊपर से लिस्ट आई थी। अब वो जो लिस्ट दी गई उसमें एक बहुत ही मोतबर शख्सियत, अली हबीब, इंडस मोटर्स के मालिक। इंडस मोटर्स वो हैं जो पाकिस्तान में टोयोटा, जिन्हें हम टोयोटा कह देते हैं, टोयोटा कारें जो भी एसयूवीज, हाईलैंडर्स जो भी बन रही हैं वहां पर, डबल कैबिन डाले, जो कुछ भी रिवो शिवो, वो सब वो कंपनी बनाती है पाकिस्तान में। तो जो अली हबीब साहब हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो 2-3 साल पहले, 3 साल भी, मेरे ख्याल 3 साल हो गए या उससे शायद ज्यादा हो गए, वो वफात पा चुके हैं। लेकिन उस लिस्ट के अंदर वो जो लिस्ट आई है, जो फील्ड मार्शल साहब के ऑफिस ने लिस्ट बना के दी है कि ये बिजनेस कम्युनिटी के चीदा लीडर्स हैं, इनको प्राइम मिनिस्टर बुलाएं और इनके साथ मुलाकात करें और इनसे बिजनेस का मशवरा लें। तो फील्ड मार्शल साहब के ऑफिस में भी कितने नालायक बंदे बैठे होंगे कि उन्होंने अली हबीब साहब जो वफात पा चुके हैं उनका नाम भी, और ये कोई 200 बंदों की लिस्ट नहीं है, थोड़े से बंदों की लिस्ट है, उसमें ये कोताही की गई है कि अली हबीब साहब का नाम जो है, मरहूम अली हबीब साहब का नाम डाल दिया, मतलब कि मुर्दों को जिंदा कर दिया। या फिर पता नहीं ये चाहते हैं कि खुदा न खास्ता अब अगर शहबाज शरीफ साहब ने वाकई अली हबीब साहब से मिलना है और कंसल्ट करना है तो फिर उन्हें कहां जाना पड़ेगा, ये आप हिसाब खुद ही लगा सकते हैं। तो ये तो मैं कह नहीं सकता, अल्लाह ना करे शहबाज शरीफ साहब उधर फिलहाल जाएं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तो उन्होंने बहुत सारा पैसा भी और इकट्ठा करना होगा। तो आप सोचें, अभी तो उनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैं ये तो कह नहीं सकता। तो इस सूरत हाल में नालायकी का आलम चेक कर लीजिए कि किस कदर हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। जरा आगे चलते हैं। अगला उल्लू, और बल्कि उल्लू वो कहना नहीं चाहिए क्योंकि बुजुर्ग हैं, वफात पा चुके हैं, लेकिन उनको नहीं मैं कह रहा, उनका एहतराम, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, सिर्फ इन्हीं को कह रहा हूं। अगली खबर उल्लू के पट्टे की है और वो है ख्वाजा आसिफ साहब। उनका जरा बयान सुनिए। वो कहते हैं कि सियालकोट में कोई डॉक्टर नौकरी नहीं करना चाहता, सब लाहौर जाना चाहते हैं। अच्छा, ये इस कदर बेशर्म लोग हैं कि ये जब बात करते हैं तो ऐसे करते हैं कोई बाई स्टैंडर्ड है, मतलब कि कोई दूर का बंदा है जिसका इस सिस्टम के साथ कोई लेना देना नहीं। भाई 1980 से आपके वालिद और आप, सियालकोट को आप लोगों ने जकड़ा हुआ है,
मतलब कि आपने अपनी प्रॉपर्टी बनाया हुआ है, अपनी जागीर बनाया हुआ है। तो अगर 50 साल के बाद आप हमें ये बताते हैं कि सियालकोट और लाहौर के साथ इतना, अब तो वो बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, और दुआ दें चौधरी परवेज अलाई को, ये प्रोजेक्ट उन्होंने मोटरवे जो कनेक्ट की थी सियालकोट से लाहौर, वो उनका प्रोजेक्ट था। बहरहाल अब तो वो कनेक्टेड है क्लोजली। तो आप मुझे ये बताइए ज़रा कि आप इन 50 सालों में आपके वालिद और आप ऐसे हालात भी ना बना सके कि सियालकोट के अंदर कोई डॉक्टर जो है वो वाकई नौकरी कर ले। अब आपके जो हालात हैं आपकी लीडरशिप के, वो तो लाहौर में भी खैर इलाज नहीं करवाते, वो तो सीधा ही लंदन ही जाते हैं। लेकिन कितनी ये इम्यूनिटी के साथ ऐसी बात करते हैं, इन्हें शर्म भी नहीं आती कि 50 साल से हम यहां पर हुक्मरानी कर रहे हैं, तो हम ये कहते हुए अच्छे लगेंगे कि सियालकोट के अंदर कोई डॉक्टर जो है वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा। अगली खबर ले लीजिए जरा, फील्ड मार्शल साहब की और सबकी अकल देखिए। आपको ये तो पता ही है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। अगर आपको ये नहीं लगता तो ये जरा वीडियो देखिए, साथ साथ वीडियो चल रही है। ये सुथरा पंजाब, उनके ये गार्बेज के जो डंपर पड़े हुए हैं, जो डब्बे कह लें इन्हें, ड्रम कहना, जो भी कहना, वो पड़े हुए हैं। उसके अंदर ये एक माँ जो है, जब आपको कई दफ़ा अपनी ज़िंदगी मुश्किल लगती है ना, मेरे एक दोस्त हैं, उनका बेटा है माशाल्लाह, बहुत ही ज़हीन बच्चा है, यहीं अमेरिका में पैदा हुआ है। कई दफ़ा उससे बात हो तो वो कहता है कि अंकल मैं बस मज़ीद नहीं पढ़ना चाहता, मैंने तो आसान ज़िंदगी गुजारनी है, मैं अच्छी नौकरी नहीं करना चाहता, और मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा पैसे कमाना ज़रूरी नहीं है। तो उसको मैंने समझाया कि आप हलाल तरीके से अच्छे पैसे कमाएं तो आप बहुत सारे गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं। अल्लाह ने अगर आपको दिमाग दिया है, टैलेंट दिया है, तो आप अमेरिका में मेहनत करें, पैसे कमाएं और लोगों की मदद करें। अब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, इसमें माँ बच्चे को उस डंपर में उतारती है, बच्चा जो है वो उसमें से खाना निकालता है, उसको माँ भी खा रही है और बच्चा भी खा रहा है। अब ये कितने अफसोस की बात है कि ये जो फेंकने वाले हैं उन्होंने भी इस चीज़ का ख्याल नहीं किया कि पाकिस्तान के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती और हम उसको डंपर में फेंक रहे हैं। दूसरी तरफ जो है गुर्बत है, और हमारी शाखर्चियां देखें कि पता नहीं 34 दौरे किए हैं शहबाज शरीफ ने बैरूनी, और फील्ड मार्शल ने कितने दौरे किए हैं, उनकी तो कोई कसर ही नहीं है। और मरियम साहबा भी 5-5 करोड़ सिर्फ जहाज़ का किराया एक ट्रिप का। और दूसरी तरफ गौर कीजिए कि माएँ अपने बच्चों को डंपर्स में उतार रही हैं ताकि वो निकाल कर कचरे में से खाना खुद भी बच्चे खाएं और माँ भी खाए। तो ये हालात है। लेकिन दूसरी तरफ कराची से आपके सामने खबर रखता हूं, आपके कानों से धुआं निकल जाएगा। कराची में अफगान कराची कैंप में 2000 मकानात जो हैं उनको मुनहदम कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है, गिरा दिया गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर अफगान महाजरीन रह रहे थे और उन्हें उनके मुल्कों में वापस भेजा गया है। 2000 गिरा दिए गए हैं, 1000 गिराने का काम किया जा रहा है मकानात को, और सिर्फ अब 200 बाशिंदे जो हैं वो बाकी रह गए हैं जिन्हें बहुत जल्द वापस भेजना है। ये कैंप 1980 से कायम है, 224 एकड़ पर फैला हुआ है। अब मुझे ये बताइए कि एक मुल्क जहां पर लोगों के पास खाने को पैसा नहीं, आपने जब अफगान महाजरीन को वापस भेजा है तो ये 3000 घर आप मुनहदम क्यों कर रहे हैं, तबाह क्यों कर रहे हैं? जिनके सर पर छत नहीं उनको लाकर बसा दें यहां पर, किसी माइनॉरिटी में से, मेजॉरिटी में से किसी गरीब को एक घर अलॉट कर दें। जो बने हुए झोंपड़ियां हैं, घर हैं, चलें कोई अपनी छत बना लेगा, कोई रह लेगा वहां पर, लेकिन नहीं करेंगे ये अब करेंगे पता क्या? ये जो 224 एकड़ है इस पर नजर होगी इनकी, ये आप उसे खाली करवाएंगे, या किसी जनरल की नजर होगी, या किसी जरदारी की नजर होगी, या किसी बड़े बिल्डर की नजर होगी। आप इस जमीन को खाली करवाकर यहां कौड़ियों के भाव इसे खरीदेंगे और फिर ये अरबों रुपए में बेचेंगे। वैसे ही जैसे राहील शरीफ साहब ले गए बहुत सारी जमीन, वैसे ही जैसे जनरल बाजवा ले गए और दूसरे ले गए, अब कोई और मौजे लगाएगा। वरना 3000 मकानात जो बने हुए थे, पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पर लोगों के पास छत नहीं है, वहां उन मकानात को गिराने की क्या जरूरत है? एक तरफ ये बेहिसी है और दूसरी तरफ डंपर में जाते हुए बच्चे की याद जरूर रखिएगा, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से खुदा की जो खलकत है वो मजबूर है इस वतन अजीज के अंदर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। SIFC की मेहरबानियां। SIFC ने बड़े फख्र से एक ट्वीट किया है कि गैर मुल्की कंपनियों ने माली साल, ये जो 2025-26 की पहली समाही है, मतलब कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीनों में $752 मिलियन मुनाफा वापस भेजा है। अब आपने गौर से देखना, मेरे यहां 6 तो नहीं लिखा हुआ कहीं, ये देखिएगा जरा गौर से देखिएगा, मैं माथा सामने करता हूं, फिर जरा मेहरबानी करके देखिएगा शीशे में आप सबके 6 तो नहीं लिखा हुआ। क्या पता हमारी माएँ जब हमें पैदा करती हो तो हमारे माथों पे 6 लिखा हो, हमें नजर ना आता हो, दूसरे को आता हो। जरा शीशे में देखिएगा, आपके तो नहीं लिखा हुआ, मुझे तो नहीं लगता कि लिखा हुआ किसी के भी। तो ये फील्ड मार्शल साहब ऐसा क्यों सोचते हैं और इनके साथी क्यों सोचते हैं? ये क्या बेशर्मी है कि SIFC बनी थी कि बाहर से इन्वेस्टमेंट लानी है, और ये हमें ट्वीट करके बता रहे हैं कि पाकिस्तान में से कंपनीज ने $752 मिलियन जो प्रॉफिट है वो मुल्क से बाहर भेजा है।
تو ظاہر ہے جو پرانی کمپنیز یہاں کام کر رہی ہیں ویسے تو آپ ساری بھاگ رہے ہیں, 12 14 15 تو بڑی کمپنیز بھاگ گئی ہیں, جو باقی رہ گئی ہیں وہ منافع واپس بھیج رہے ہیں. تو اس میں آپ کی کیا فنکاری ہے؟ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو آلموسٹ زیرو کے قریب ہو گئی ہے, کوئی انویسٹمنٹ باہر سے تو آ رہی نہیں. جو اندر سے کیپٹل فلائٹ کر رہا ہے باہر جا رہا ہے, جو اندر سے پیسہ باہر جا رہا ہے, اس کے اوپر آپ ہمیں ایسے بتا رہے ہیں جیسے یہ $752 ملین آپ باہر سے اندر لے آئیں. مطلب شرم نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا شرم ہوتی تو ہم یہ کام کرتے. اگلی خبر لے لیں. سوئی نردرن گیس نے اب ایک اشتہار دیا ہے آدھے صفحے کا کہ شہباز شریف صاحب نے گھریلو جو گیس کے کنیکشن ہیں ان پر لگائی گئی پابندی واپس لے لی ہے. مبارک ہو مبارک ہو. اور اب سے 2-3 ہفتے پہلے انہوں نے پابندی لگائی تھی. اب ذرا بے حسی غور کریں, ان لوگوں کی بے شرمی غور کریں کہ چند ہفتے پہلے پابندی لگائی ہے, اسحاق ڈار صاحب نے بڑے فخر سے بیان کیا, اب انہوں نے اتار دی ہے اور قومی پیسے سے, ٹیکس کے پیسے سے اشتہار دے کر اپنی مشہوری کر رہے ہیں. پہلے اتارتے ہوئے مشہوری کی, اب لگاتے ہوئے مشہوری کی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہماری قسمت میں ایسے ہی آ گئے ہیں؟ نہیں, یہ ہماری قسمت میں ایسے نہیں آئے. یہ سارے یہ جو کچھ ہمارے ساتھ فیلڈ مارشل کر رہے ہیں اور یہ سب لوگ کر رہے ہیں, ہم اس قابل ہیں. 27 سال عمران خان چیختا رہا, ہمیں آواز دیتا رہا, ہم نے کب سنی اس کی آواز؟ جا کے بہت لیٹ جا کر اس کی آواز سنی, 2018 میں سنی پہلی دفعہ. انہی چوروں کو ہم ووٹ دیتے رہے. اور کیوں دیتے رہے ہم ان چوروں کو؟ زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ تو ووٹ ہی نہیں ڈالتے تھے. وہ کہتے تھے ہمارا لینا دینا کیا ہے, پاکستان ہمیں پوری دنیا میں بیسٹ چاہیے, ہمیں ہمارا تشخص بیسٹ چاہیے, لیکن ہم نے گورننس کے سسٹم کے اندر اپنی انوالومنٹ نہیں کرنی. جب میں جا رہا تھا پاکستان میں سیاست کے لیے تو یقین کیجیے ہر بندہ مجھے کہتا پاگل ہیں آپ, اپنی لائف کریئر چھوڑ کے پاکستان جا رہے ہیں. جب میں انہیں کہتا تھا پاکستان کے لیے تو وہ مجھے کہتے ہیں چھڈو جی, یہ کیا کر رہے ہیں آپ. اور جب آپ ان کو چائے کے کپ پہ دیکھیں تو وہ پاکستان کے سب سے زیادہ محب وطن ہوتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. تو پریکٹیکلی ہم نے کچھ نہیں کرنا. تو پریکٹیکلی ہم نے ان بیچارے لوگوں کے ہاتھ میں چھوڑا ہوا ہے جو بریانی کی پلیٹ پر ان کو ووٹ دے دیتے ہیں اور یہ آ کے ملک کا استحصال کرتے رہتے ہیں اور ہمیں برباد کرتے رہتے ہیں. معذرت, آج تھوڑا سا جذباتی تھا, خبریں کچھ ایسی تھیں, ولاگ لمبا ہو گیا, اس کے لیے میری طرف سے معذرت. مجھے یہاں سے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.